संदूक की सामने वाली दीवार भी खोल दी गई थी। इंसानी हाथों ने मुझे बाहर खींच लिया। मैं गीली घास पर अभी तक वैसे ही पड़ा था जैसे बंद संदूक में पड़ा था। मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारी गई। मैंने दर्द को दांतों में ही दबा लिया और आंखें खोल दी। 4 स्याह फाम मेरे ऊपर खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया तो मेरी टांगों ने खड़े होने से इनकार कर दिया। मैं गिर पड़ा। मैं वैसे ही पड़ा रहा। मेरे सर पर एक स्टेन गन वाला नीम फौजी खड़ा था। सामने पोशाली का संदूक भी खोला जा रहा था। संदूक की दीवार हटाकर पोशाली को बाहर घसीट कर लाया गया तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि वो अपने पांव पर खड़ी हो गई। अगरचे उसकी टांगें 2-1 बार डगमगाईं मगर वो सीधी खड़ी थी। पोशाली का ये अज़्म और इस्तक़लाल देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ। टांगें डगमगाती रहीं मगर मैं खड़ा रहा। हमारी गर्दनों में रस्सी डालकर हमें एक तरफ खींचा जाने लगा। हमसे चला नहीं जा रहा था मगर हम चल रहे थे। पोशाली जैसे सीना ताने चल रही थी। मुझे उससे एक तरह की ताकत और हौसला मिल रहा था। हमें दरख्तों से हटकर एक ऐसी जगह लाया गया जहां नारियल की ढलवान छत वाले 2 झोंपड़े बने हुए थे। उनके बाहर चूल्हे पर एक देगचा रखा था। 2 उसी तरह के वर्दीपोश स्याफाम आदमी वहां चाको चौबंद खड़े थे। चूल्हे के सामने हमें खड़ा कर दिया गया। फिर एक आदमी ने हमारे हाथ खोल दिए और हुक्म दिया, हाथ फैलाओ। मेरी समझ में नहीं आया कि ये हमें हाथ फैलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। जहन दर्द और भूख प्यास की शिद्दत से पहले ही माऊफ हो रहा था। मैंने अपने हाथ ना फैलाए। पोशाली भी साकित और जामिद खड़ी सामने घूरती रही। वर्दीपोश ने पिस्तौल निकाल लिया और दोबारा हुक्म दिया, हाथ आगे करो। हमने हाथ आगे कर दिए। दूसरे आदमी ने देगचे में चमचा डालकर उबले हुए चावल निकाले और जल्दी से हमारे हाथों में डाल दिए। इसे खाओ। मैंने पोशाली की तरफ देखा। वो सामने देख रही थी। उबले हुए नीम गर्म चावल हमारे हाथों में थे। पोशाली ने हाथ मुंह के करीब ले जाकर चावल खाने शुरू कर दिए। मैंने भी वैसे ही किया। बहुत जल्द हमने चावल खा लिए। हमें एक बार फिर हाथों में चावल डाल कर दिए गए। हम वो भी खा गए। एक आदमी पानी से भरा हुआ प्लास्टिक का लोटा ले आया। हमें मुंह खोलने का हुक्म दिया गया। मैंने अपना मुंह खोल दिया। हमारे मुंह में लोटे से पानी गिराया जाने लगा। मैं गटागट पानी पी गया। पोशाली ने भी वैसा ही किया। उसे खांसी आ गई। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। लोटा परे हटा दिया गया। उसके साथ ही हमारे हाथ एक बार फिर बांध दिए गए और गर्दन में पड़ी हुई रस्सियां खींचकर हमें अलग अलग बैरकों में बंद कर दिया गया। जिस बैरक में मुझे बंद किया गया वो साफ सुथरी थी। फर्श नंगा था और कोने में एक कुर्सी रखी थी। वर्दीपोश ने मेरे हाथों की रस्सी खोलकर मेरे पांव में जंजीर डाल दी और अंग्रेजी में कहा, बाथरूम सामने है, और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चल दिया। बाथरूम तंग और तारीक था। बाल्टी में पानी भरा हुआ था। मेरा बदन दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ मुंह धोया। आंखों पर बार बार पानी के छींटे मारे और बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। लोहे की जंजीर मेरे साथ साथ चल रही थी। उस जंजीर को पहले की तरह कमरे के वस्ती खंबे से बांध दिया गया था। जंजीर इतनी लंबी थी कि मैं कुर्सी तक जा सकता था मगर दीवार को छू नहीं सकता था। कुर्सी पर बैठने से मुझे बेहद सुकून महसूस हुआ। भूख और प्यास की आग बुझी तो जहन ने वहां से फरार की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया। ये तयशुदा अमर था कि ये भारतीय इलाका नहीं था। ये लंका के ही कुर्बो जवार का खित्ता था या फिर लंका ही का कोई करीबी जजीरा था जो किसी तरह से सिफारत खाने के मुल्क वालों के तसर्रुफ में था। अभी तक मुझे वहाँ कोई भी मकामी बाशिंदा दिखाई नहीं दिया था। मुमकिन है कि वहाँ कोई मकामी आबादी न हो या फिर उन लोगों ने मकामी बाशिंदों को वहाँ से बाहर निकाल दिया हो। उन लोगों की साफ सुथरी वर्दियों और असलहे को देखकर अंदाजा होता था कि इस जजीरे या इलाके में उनके पास असलहा जदीद तरीन है और ऐसे नौकर चाकर भी जरूर होंगे जो उनके लिए खाना पकाते और वर्दियों को इस्त्री करते होंगे। अभी तक मुझे ये इल्म नहीं हो सका था कि यहाँ पर इन नीम फौजी आदमियों की तादाद कितनी है। यहाँ से जंगल में किधर को कौन सा रास्ता जाता है और क्या आगे कहीं समंदर तो नहीं आ जाएगा। मुझे नींद आने लगी। मैंने फर्श पर लेटकर आंखें बंद कर ली। मेरा बंद बंद दुख रहा था और आंखों में नींद सुलग रही थी। बहुत जल्द मैं दुनिया जहां से बेखबर होकर सो गया। जब आंख खुली तो सूरज गुरूब हो गया था। सलाखों वाली खिड़की के बाहर अंधेरे का गुबार फैलने लगा। छत वाला कमजोर सा बल्ब रोशन था। लकड़ी के फर्श पर लाल बेग रेंग रहे थे। मैंने बाल्टी के पानी से मुंह पर छींटे मारे और फर्श पर आकर बैठा ही था कि दरवाजा खुला और एक नीम फौजी गार्ड नारियल के प्याले में उबले हुए चावल रख कर बाहर चला गया। मुझे भूख लग रही थी। फौरन चावल हड़प कर गया। जिस्म में थोड़ी बहुत ताकत जरूर आ गई थी। मैं फरार के मंसूबों पर गौर करने लगा। पोशाली करीब ही किसी ऐसी झोंपड़ी में रखी गई थी। मुझे उसे भी अपने साथ लेना था लेकिन फरार का कोई मंसूबा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। रात गुजरती चली गई। दोपहर के बाद से कोई मुझे लेने या पुछगिछ करने नहीं आया था। शायद वो मुझे एक दिन का आराम देना चाहते थे ताकि मैं नया तशद्दुद सहने के लिए फिर से तैयार हो सकूं। बाहर खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। किसी जानिब से रोशनी नजर नहीं आ रही थी। किसी वक्त बाहर से पहरा देते हुए गार्ड के कदमों की चाप जरूर सुनाई दी जाती। मुझे कई बार कोलंबो वाले अपने एजेंट का ख्याल आया।
शायद वो हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई जतन करे, लेकिन मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं आंखें बंद किए फर्श पर पड़ा था। टांग या बाजू पर किसी कीड़े के रेंगने का एहसास होता तो उसे जोर से हाथ मारकर जहन्नुम रसीद कर देता। मान झोंपड़े या कमरे के बाहर किसी आदमी के कराहने की ऐसी आवाज बुलंद हुई जैसे किसी ने उसे छुरा घोंप दिया हो। फिर थप की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और बल्ब की कमजोर रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही सारा इलाका गोलियों की जोरदार आवाजों और हैंड ग्रेनेड के धमाकों से गूंज उठा। लोगों का शोर सुनाई देने लगा। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास आया। जंजीर की वजह से मैं खिड़की से 5 फुट पीछे ही रह गया। बाहर जंगल में मुसलसल फायरिंग हो रही थी। क्या यहाँ बगावत हो गई है या किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है? मैं अभी ये सोच रहा था कि दरवाजा धड़ाक से खुला और 3 आदमी हाथों में स्टेन गन थामे अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही तमिल जबान में कहा, चलो जल्दी से निकल चलो, हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं, जल्दी करो। मैंने उन्हें पाँव में जंजीर का बताया तो एक आदमी ने गन की नाली मेरे टखने के पास ही जंजीर के ऊपर रख कर ट्रिगर दबा दिया। धमाके हुए और जंजीर टूट गई। उन लोगों ने सरों पर तमिल गुरीलों की तर्ज के रुमाल बांध रखे थे। उनके रंग भी तमिलों की तरह नस्वारी थे। मैं उनके साथ ही बाहर निकल आया। क्या देखता हूँ कि झोंपड़ी के बाहर उस गार्ड की लाश पड़ी है जो पहरा दे रहा था। एक तरफ वैसे ही 2 तमिल आदमी स्टेन गन लिए खड़े हैं और कभी कभी पीछे की तरफ फायरिंग करने लगते हैं। पोशाली भी उनके पास ही खड़ी थी। मुझे देखते ही फायरिंग करते हुए तमिलों ने तमिल जबान में कहा, तुम हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से समंदर की तरफ भागो, क्या हमें भी मरवाना चाहते हो? मैं, पोशाली और 4 तमिल जंगल में एक तरफ दौड़ने लगे। बहुत जल्द हम अंधेरे में आ गए। बैरकों और झोंपड़ों की तरफ से फायरिंग तेज हो गई। लोगों की घबराई हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। इनमें मुझे बुचर की आवाज भी सुनाई थी। मैं बड़ा खुश था कि अपने एजेंट ने आखिर हमें निकालने के लिए आदमी भेज ही दिए। हमें बचाकर ले जाने वाले तमिल कमांडो आगे आगे जा रहे थे। मैं और पोशाली उनके बीच में थे। आगे वाले एक तमिल ने झुंझला कर कहा, जा वो हरामी कश्ती ले आए होंगे। हमारे पीछे पीछे आने वाले तमिल ने जवाब दिया, क्यों नहीं आए होंगे इब्राहिम, क्या उन्हें 5000 की रकम नहीं चाहिए? मैं समझ गया कि इन लोगों ने रुपया देकर यहाँ के मकामी माहीगीरों का बंदोबस्त किया है। ऐसा अक्सर होता रहता है। ये कोई नई हैरानकुन बात नहीं थी। हम जंगल के अंधेरे में भागे जा रहे थे। दूर दरख्तों की तारीकी में रोशनी सी होकर बुझ गई। हमारे साथी रुक गए थे। हमारे आगे जो तमिल कमांडो था उसने कहा, वो लोग आए हुए हैं। पीछे से फायरिंग की आवाज अब दूसरी जानिब से आने लगी थी। ऐसा महसूस होता था कि हमारे ताक़ुब में आने वाले दूसरी तरफ निकल गए हैं। अब उस कमांडो पार्टी के लीडर ने तमिल जबान में मुझसे कहा, क्या तुम दोनों को तैरना आता है? मैंने कुछ हैरान सा होकर तमिल में ही जवाब दिया, हाँ। उसने वैसे ही करख्त आवाज में पोशाली से पूछा। उसने भी हाँ में जवाब दिया। कमांडो लीडर ने अपने साथियों को हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया और हम एक बार फिर जंगल में उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से थोड़ी देर पहले रोशनी का सिग्नल हुआ था। हम थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक हमारे पहलू से गोलियां चलने लगीं। कमांडो लीडर ने चिल्लाकर कहा, लेट जाओ। मैं और पोशाली जल्दी से जमीन पर लेट गए। हमारे साथियों ने फायर खोल दिया। दोनों जानिब से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। कमबख्त हमारे ताक़ुब में निकले हुए नीम फौजी उधर आ निकले थे। 1 मिनट तक दोनों जानिब से फायरिंग होती रही। फिर हमारे कमांडो लीडर ने अपने साथी से कहा, पीछे से जाकर उन लोगों को खत्म कर दो, हमें सुबह से पहले यहाँ से निकलना है। उसने सख्त गुस्से में ये ऑर्डर दिया था। हमारे साथियों में से 2 झुके झुके उठकर अंधेरे में झाड़ियों के पीछे गायब हो गए। कमांडो लीडर और उसके 2 साथी बराबर स्टेन गन से फायरिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी आदमी की चीख बुलंद हुई और फिर फायरिंग रुक गई। तमिल लीडर ने तमिल जबान में अपने साथियों को फायरिंग रोकने का हुक्म दिया और फिर बोला, हरामी खत्म हो गया। उसने हमें उठने का इशारा किया। इतने में हमारे जो आदमी भाग गए थे वापस आ गए। हमारे लीडर साथी ने कहा, भागो कश्ती की तरफ, और हमने फिर जिधर से रोशनी का सिग्नल हुआ था उस तरफ भागना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद हम दरख्तों से बाहर निकल आए। हमारे सामने खुला आसमान था जिस पर सितारे चमक रहे थे और उनकी फीकी रोशनी में स्याह काला समंदर दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ 2 आदमी जिनके लिबास माहीगीरों जैसे थे और जो मकामी बाशिंदे मालूम हो रहे थे, लालटेन के गिर्द कपड़ा लपेटे खड़े थे। उन्होंने हमें देखते ही लालटेन बुझा दी। हम समंदर की तरफ दौड़े। समंदर के किनारे पर एक कश्ती खड़ी थी। कश्ती के पास गए तो दोनों माहीगीरों ने अपना मुआवजा तलब किया। हमें बचाने वाली पार्टी के लीडर ने जेब से एक लिफाफा सा निकाल कर उन्हें दिया और बोला, पूरे 5000 हैं। हमने एडवांस नहीं काटा, अब यहाँ से दफा हो जाओ। दोनों माहीगीर लिफाफा लेकर वापस जजीरे के दरख्तों की तरफ गायब हो गए। कश्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी मगर उसमें किसी न किसी तरह हम 7 आदमी बैठ गए। लीडर कमांडो ने अपने साथियों में से 2 को हुक्म दिया कि गन्नों का रुख दरख्तों की तरफ रखना, कहीं दुश्मन यहाँ पहुँच कर फायर न कर दे। कश्ती को समंदर की लहरों पर घसीट कर पहले ही डाल दिया था। 4 आदमियों ने चप्पू चलाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी ही देर में हमारी कश्ती साहिल से दूर निकल चुकी थी। अब मैंने तमिल लीडर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि कोई
ना कोई हमें यहाँ से निकालने जरूर आएगा। तमिल लीडर की स्टेन गन का रुख अभी तक जजीरे के दरख्तों की तरफ था जहां अंधेरा छाया था। जजीरे के वस्त में से किसी वक्त फायर की आवाज बुलंद हो जाती। पोशाली खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मेरे शुक्रिया के जवाब में तमिल लीडर बोला, ये हमारा फर्ज था। तुम लोगों ने बड़ी हिमाकत की जो हमें बताए बगैर सिफारत खाने पर अटैक कर दिया। मैंने कहा, हमारे ख्याल में ये अटैक बहुत जरूरी था क्योंकि दूसरा कोई तरीका हमारे पास नहीं था और वक्त गुजरता जा रहा था। अब पोशाली ने तमिल जबान में उस बचाओ पार्टी के लीडर से पूछा, तुम लोगों को किसने भेजा है? इस पर तमिल लीडर ने घूर कर पोशाली को देखा और तल्ख लहजे में कहने लगा, सिवाय अपने एजेंट के और कौन हमें इस जहन्नम में भेज सकता था। फिर उसने जोर से समंदर में थूक दिया। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, तुम लोगों ने इन्हें कुछ बताया तो नहीं? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, एक दिन और एक रात में उन्होंने हम पर बहुत भयानक तशद्दुद किया, लेकिन हमने कुछ नहीं बताया। तमिल लीडर ने कहा, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ये एक छोटा सा टापू है, कोलंबो से ज्यादा दूर नहीं है। तुम हमें ये बता दो कि अपने एजेंट का खुफिया ठिकाना किस जगह पर है ताकि हम तुम्हें वहां पहुंचा दें। यकदम से मेरा माथा ठनका। मेरे अंदर खतरे की घंटी बज उठी। अगर ये शख्स हमारा है तो इसे उसके खुफिया ठिकाने का इल्म होना चाहिए। कहीं हमें किसी जाल में तो उलझाया नहीं जा रहा। पोशाली मेरे साथ लगकर बैठी थी। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया। मुझे यकीन हो गया कि ये फरार का ये सारा मंसूबा एक ढोंग और सोचा समझा ड्रामा है और ये लोग हमसे हमारे एजेंट का ठिकाना मालूम करना चाहते हैं। गहरे स्याह समंदर में कश्ती हिचकोले खाती जा रही थी। तमिल लीडर ने मुझसे अपने एजेंट का पता पूछा था जहां वो बज़ाहिर हमें पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैंने भांप लिया कि ये शख्स हमारा आदमी नहीं है और हमें जजीरे की कैद से फरार करवाने का ड्रामा रचाया गया है ताकि हमारी हमदर्दियां हासिल करके और खुद को अपने ग्रोह का आदमी जाहिर करके हमसे कोलंबो में मुकीम खुफिया एजेंटों की कमीनगाहों का पता चलाया जा सके। बेपनाह तशद्दुद और नाकाबिल बर्दाश्त अजियतों से जब हमने उन्हें अपने एजेंट के बारे में कुछ न बताया तो उन्होंने ये ढोंग रचाया था और अपने आदमियों को हमें कैद से आज़ाद करवाने के लिए भेजा था। उन्होंने हवाई फायरिंग की और जजीरे में मुकीम नीम फौजी दस्तों की तरफ से भी सोची समझी स्कीम के मुताबिक जवाबी हवाई फायरिंग की थी ताकि हमें पूरी तरह यकीन हो जाए कि ये हमारे अपने ही आदमी हैं और हमें यहाँ से फरार करवाने के लिए आए हैं। लेकिन इस तमिल लीडर से ये एक भूल हो गई कि उसने बहुत जल्दी मुझसे अपने एजेंट के ठिकाने के बारे में पूछ लिया, जिसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और मैं साजिश की तह तक पहुंच गया। जब तशद्दुद से कोई जासूस कुछ न बताए तो दुश्मन इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता है। मैंने भी अपने रवैये से ये जाहिर न होने दिया कि मुझ पर उनका ढोंग खुल चुका है। जब तमिल लीडर ने मुझसे अपने एजेंट के बारे में पूछा कि वो किस जगह मुकीम है ताकि हमें उसकी हिफाजत में पहुंचा दिया जाए तो मैंने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एजेंट कभी अपनी खुफिया कमीनगाहों के बारे में नहीं बताया करते। मैंने मजीद मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि हमें अचानक और हमारी मर्जी के खिलाफ इस मुहिम में उलझाया गया है। हम तो रूसी सिफारत खाने में मामूली नौकरी करते थे और समरनॉफ के कत्ल का जो हम पर इल्जाम लगाया गया है वो भी हमने नहीं किया। जब मैं अपनी सफाई पेश करने लगा तो तमिल लीडर ने फौरन अपना लहजा तब्दील कर लिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारे अपने आदमी हैं। हमने तो तुम्हें रूसी सिफारत खाने में एक खास मिशन देकर नौकर करवाया था। कोलंबो वाले अपने एजेंट का एड्रेस मुझे भी मालूम नहीं। मैं भूल गया था कि वो मास्टर स्पाई है और मास्टर स्पाई खुद किसी एजेंट के सामने नहीं जाता। बहरहाल हम तुम्हें कोलंबो पहुंचा देंगे। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी ही है। आगे तुम खुद जहां जी चाहे चले जाना। अब मैं इस तमिल लीडर की बातों में आने वाला नहीं था। ये बात मुझ पर खुल चुकी थी कि ये तमिल और उसके साथ ही दुश्मन के आदमी हैं और हमसे मालूमात हासिल करने का ये एक दूसरा ड्रामाई अंदाज है। पोशाली मेरे साथ ही कश्ती में बैठी थी। उसने मेरा हाथ दबाकर इस बात का इशारा दिया था कि वो भी इन लोगों की चाल समझ गई है। हमने एक बार फिर अंधेरे में एक दूसरे की तरफ खामोश नजरों से देखा और इस ख्याल को एक दूसरे तक पहुंचा दिया कि अब हमें किस किस्म का रवैया इख्तियार करना है। कश्ती सितारों की धुंधली फीकी रोशनी में साए की तरह बहरे हिंद के गहरे स्याह पानियों में मशरिक की तरफ चली जा रही थी। चप्पों की आवाज के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी। समंदर पुरसुकून था। खलीज बंगाल का पानी तारकोल की तरह स्याह था। जनूबी लंका के शुमाल में जब ये समंदर में शामिल होता है तो यहाँ भी समंदर की स्याही बहुत हद तक बरकरार रहती है। रात के अंधेरे में तो समंदर तारीक दलदल की तरह मालूम हो रहा था। लंका के शुमाल में जाफना के इर्द गिर्द कितने ही छोटे बड़े टापू नुमा जजीरे हैं। हमारी कश्ती उन्हीं टापुओं में से एक पर आकर रुक गई। तमिल लीडर ने अदाकारी करते हुए अपने साथियों से कहा, आगे जाकर देखो, दुश्मन ने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा। दो आदमी स्टेन गन्ने संभाले कश्ती से छलांग लगाकर दरख्तों के पीछे गायब हो गए। तमिल लीडर ने हमें कश्ती में ही बैठे रहने का इशारा किया। वो खुद भी इधर उधर अंधेरे में घूर घूर कर देख रहा था।
वो इतनी उम्दा अदाकारी कर रहा था कि एक बार तो मुझे भी जी ख्याल आ गया कि ये हकीकत में हमारा ही आदमी है और हमें दुश्मन की कैद से निकाल कर ले जा रहा है। मगर मेरी छठी हिस्स बार बार खबरदार कर रही थी कि ये सब फ्रॉड है और हमसे एजेंटों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जाल फेंका गया है। चंद सेकंड के बाद दोनों आदमी वापस आ गए।